गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और इससे पहले मैंने अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास का अध्ययन कर लिया है। अब हमारा अंतिम समास है द्वंद्व समास, है ना। आज हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में 3 समास है, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। तीनों समास 3 नंबर के हैं। तो आज हमारे पास केवल अंतिम समास बचा है, द्वंद्व समास। अब इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो द्वंद्व समास क्या है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके उदाहरण आदि की हम चर्चा करेंगे। तो देखो द्वंद्व समास का सूत्र है चार थे द्वंद्व। तो देखो चार थे द्वंद्व क्या कहता है, चार थे दो से मिलकर बना है चे प्लस अर्थी। तो देखो चे का मतलब होता है और, चे का मतलब होता है और देखो बेटा अर्थे में सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का पता है आपको, सप्तमी विभक्ति होती है मैं पेपर। तो अर्थे अर्थ है, तो अर्थ मैं पेपर अर्थ होता है इसका में, इसका अर्थ हो जाएगा अर्थ है अर्थ में। तो कहा गया है कि द्वंद्व समास होता है चे यानी और, अर्थ है अर्थ में, कि यह और अर्थ में होता है, चे के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। बेटा देखो सप्तमी विभक्ति का अभिप्राय, सप्तमी विभक्ति से तात्पर्य होता है मैं पेपर, इसका अर्थ होता है मैं पेपर। और देखो यहाँ पर एक वचन है अर्थी, तो अर्थ यानी अर्थ में या अर्थ पर। अब अर्थ पर तो ये अर्थ बैठ ही नहीं रहा, तो मैं और पर में से हमने ले लिया मैं शब्द में, है ना। तो अर्थी का मतलब हो जाएगा अर्थ में, और चे का मतलब होता है और। तो ये द्वंद्व समास होता है चे के अर्थ में, अर्थात और शब्द के अर्थ में ये द्वंद्व समास होता है। तो कहा गया है कि चे यानी चे, अर्थ यानी अर्थ में। देखो यहाँ पर इच्छा क्यों आया, क्योंकि ए आया चे में और ये ए और ए मिलके आ हो जाता है, तो चा बन गया, है ना। तो ये होता है कि कहा गया है कि चे अर्थ में द्वंद्व समास होता है, कि द्वंद्व समास चे के अर्थ में होता है। चे के अर्थ से तात्पर्य है कि द्वंद्व समास है, जब समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में, है ना, जोड़ने के लिए चे का प्रयोग होगा। जब द्वंद्व समास का जो समास विग्रह करेंगे तब दोनों पदों को जो समास विग्रह, जो दोनों पद हैं, है ना, और दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन पदों को जोड़ने के लिए चे का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये तो होगा द्वंद्व समास का सूत्र। अब इसकी देखो परिभाषा क्या है ये, तो परिभाषा में कहा गया है उभय पदार्थ। उभय का मतलब होता है बेटा दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, और पद प्लस अर्थ का बना पदार्थ, है ना। ये पदार्थ शब्द है ना आपके यहाँ, ये पदार्थ ये ऐसा बना है पद प्लस अर्थ, पद प्लस अर्थ से बना पदार्थ, क्योंकि यहाँ उसमें ए और ए में क्या होगा, इसलिए क्या बन गया पदार्थ। तो कहा गया उभय दोनों पदार्थ है, पदों के अर्थ प्रधान होता, प्रधान। बेटा ये विसर्ग है, विसर्ग का क्या हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना वो तो विसर्ग संधि, तो यहाँ पर विसर्ग का हुआ है, ए और मिल के ओ हुआ है, तो प्रधानो बना, प्रधान का प्रधान हो। तो देखो कहा गया उभय दोनों पदार्थ है, पद के अर्थ प्रधान हो, वह क्या होता है द्वंद्व समास। वह क्या होता है द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ, दोनों के जो दोनों पद है उनके अर्थ प्रधान होते हैं। तो उभय पदार्थ, उभय दोनों पदों के अर्थ प्रधान होता है, वह क्या होता है द्वंद्व समास, वह द्वंद्व समास होता है। अर्थात दोनों पदों के अर्थ प्रधान होता है, वो वह द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद कौन से, एक तो उत्तर पद, सॉरी ये पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद से तात्पर्य पहले वाला पद, और उत्तर पद से तात्पर्य बाद वाला पद। तो दोनों पदों के अर्थ प्रधान होते हैं। हमने देखा कि अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय था और पहला पद प्रधान था, है ना। अव्ययभाव समास में हमने देख लिया पहला पद अव्यय, पहला पद प्रधान, जबकि यहाँ, है ना, कर्मधारय समास में हमने देखा कि यहाँ पर उसमें क्या होता है, एक पद विशेषण एक पद विशेष होता है, ये एक पद उपमेय एक पद उपान होता है। वहां पर दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पदों में समान विभक्ति थी। क्या थी, विभक्ति समान थी, पहले पद में और बाद वाले पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति थी। तो अव्ययभाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, कर्मधारय पद में दोनों पद समान, दोनों क्या होते हैं, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कर्मधारय में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, और द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पदों में का अर्थ समान होता है। क्या दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं।
कर्मधारय में तो दोनों पदों में समान विभक्ति है, यहाँ पर क्या दोनों पद प्रधान है ना। तो देखो परिभाषा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। परिभाषा कुछ भी नहीं, यही परिभाषा है। दोनों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास से अर्थ में होता है, किस अर्थ में? से अर्थ में, क्योंकि कहा है चार थे द्वंद्व, अर्थात दोनों पदों को जोड़ने के लिए से अर्थात तथा और का प्रयोग किया जाता है दोनों पदों को जोड़ने के लिए, क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह का जब हम समस्त पद बनाएंगे ना, है ना, और जो समस्त पद का हम समास विग्रह करेंगे, तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो वह समास विग्रह को जोड़ने के लिए चे का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। तो कहा गया है कि दोनों पदों को जोड़ने के लिए चे का प्रयोग किया जाता है। दोनों समास के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हमारे तीन भेद है? एक होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व समास। लेकिन अब ये रखना एग्जाम में आपको ये तो केवल ये भेद है ना समझ, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक इतरेतर में अलग नियम लगेगा, समाहार में अलग लगेगा, एक शेष में थोड़ा अलग, है ना, थोड़ा अलग लगेगा। तो इस आधार पर तीन भेद होते हैं। तो तीन तरीके के उदाहरण है हमारे पाठ्यक्रम में भी। तो ये तीनों तरीके के उदाहरणों को क्या हमने भेदों के आधार पर डिवाइडेशन कर दिया, क्योंकि ताकि समझ में सरल तरीके से आ जाए, है ना। लेकिन आप एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि इतरेतर द्वंद्व समास है, ये तो ये समाहार है, ये एक शेष नहीं, वहां तो केवल आपको आंसर में केवल द्वंद्व समास ही देना है। भाई इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व है। एक शेष समाहार इतरेतर इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो देखो इतरेतर द्वंद्व समास क्या है, पहली बात करते हैं इतरेतर की। तो देखो बेटा ये इतरेतर द्वंद्व समास, यह समास द्विवचन या बहुवचन में होता है, क्योंकि ये इतरेतर द्वंद्व समास है द्विवचन या बहुवचन में होता है। जैसे मान लो आपको उदाहरण दो, जैसे राम चे कृष्ण चे, और राम और कृष्ण, है ना, तो राम चे कृष्ण चे, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? राम कृष्ण, क्योंकि दो है तो द्विवचन बन जाएगा, तो राम कृष्ण, तो राम, है ना। यदि होता राम चे कृष्ण चे मोहन चे, तो राम कृष्ण मोहन बहुवचन में बन गया। तो इस तरीके के उदाहरण है ना, राम चे कृष्ण चे मोहन चे, ये ऐसे उदाहरण ही इतरेतर द्वंद्व समास के हैं, है ना। ये द्विवचन में या बहुवचन होता है। इसके समास विग्रह में दो या दो से अधिक पद होते हैं। देखो मैं, है ना, क्योंकि द्विवचन में होगा तो दो पद हो गए, बहुवचन में होगा तो दो से अधिक पद होंगे। तो इतरेतर द्वंद्व समास का जो, है ना, यदि द्विवचन में होगा तो समास विग्रह दो पद होंगे, और यदि बहुवचन में होगा तो तीन पद मिल सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं, दो से अधिक पद मिलेंगे। तो ये समास द्विवचन या बहुवचन में होता है। इसके समास विग्रह में दो या दो से अधिक पद होते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। अब अगली बात करेंगे हम समाहार द्वंद्व समास की। समाहार द्वंद्व समास, समाहार का मतलब होता है बेटा समूह। क्या होता है? समूह। जैसे मान लो हमने पढ़ा था है ना, तो ये समाहार द्वंद्व समास क्या है? समाहार द्वंद्व समास समूह अर्थ में होता है तथा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। बेटा आपके पाठ्यक्रम में द्विगु समास नहीं है ना। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में भी क्या होता है? वो संवार अर्थ में होता है ना, और नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। वो हमारे 9th में है ना। तो जो है ना ये समाहार द्वंद्व समास, ये समूहों के अर्थ में होता है, यानी 2 का समूह, 3 का समूह, 4 का समूह, कोई वस्तुओं का, पदार्थों का, जिसे, है ना, जैसे पंचनाम, आपने द्विगु समास में उदाहरण देखा होगा, पंचवटी, पंचपात्रम, है पंचनाम, पात्रनाम, समाहार है पंचपात्रम। तो देखो वहां पर जो पंचपात्रम शब्द बना था वो क्या है? समूह अर्थ में नपुंसकलिंग एक वचन। तो ये क्या होता है? समाहार द्वंद्व समास समूह के अर्थ में होता है, यानी 2 से 3 4 5 6 का, 2 का 3 का 4 का कितने का, इसका होता है समूह होता है, और समूह होता है। और जो इसका जो समस्त पद बनाते हैं वो नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। इसमें बनता है नपुंसकलिंग एक वचन में। तो जैसे देखो उदाहरण के प्रसिद्ध उदाहरण है पानी चे पादव चे। पानी का मतलब हाथ, और पादव यानी पैर। तो पानी चे पादव चे ईसाम समाहार है। पानी और हाथ और पैरों में का समूह है।
तो पाणीचे पादयोग्य ईसाम समारे क्या बन जाएगा पाणीपादम। और पाणीपादम शब्द नपुंसकलिंग एकवचन का है। देखो ये तो हो गया हमारे समाहार द्वंद्व। अब हम बात करते हैं एक शेष द्वंद्व समास क्या है। बेटा एक शेष द्वंद्व समास में क्या है, यह इस समास में दो या दो से अधिक पदों का एक पद शेष रह जाता है। जब बेटा ये एक शेष द्वंद्व समास में क्या है, जब इसका हम समास विग्रह करके समस्त पद बनाएंगे ना, तो समस्त पद में जो दो समस्त पद में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का क्या होता है, एक पद ही शेष रह जाता है। और ये प्राय सर्वनाम शब्दों में होता है। सर्वनाम शब्दों में कैसे होता है मेरा देखो बेटा, ऐसे होता है जैसे से यानी होता है बे, तब यानी बे दोनों, तब और ते यानी बेस। अब यदि इसका एक बना ले से चे तऊ से। अब बेटा सुनो, से यानी होता है बहे एक वचन में और तऊ होता है द्विवचन में। तो बेटा एक वचन और द्विवचन कितने हो जाएंगे, तो तीन वचन तो मतलब बहुवचन, तीन वचन का होता ही नहीं है। तो ये हो गया से यानी बहे और तऊ यानी बे दोनों, और बहे और बे दोनों, तो बहे तो एक वचन है, बे दोनों द्विवचन में। तो बेटा यहाँ तो दो है और ये एक है, तो बेटा दो और एक कितने होंगे, तीन। और आपको पता दो से ज्यादा तो किसमें जाता है, बहुवचन में। तो यह बहुवचन का, अभी इनका से का तऊ का बहुवचन रूप कौन सा होगा, ते बनेगा। तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, ते। से चे तऊ चे, से चे तऊ चे ते बन गया। अब बेटा ये देखो ये भी क्या है, ये क्या है, अपने सर्वनाम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द है ना। एक जैसे एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण की बात करते हैं। एम चे आवा, एम चे आवा। अब बेटा क्या माने, एम एन है और आवा में हम दोनों, ये तो है एक वचन में, ये अपने द्विवचन में है। अब देखो एम एन में ये तो एक वचन, आवा में हम दोनों द्विवचन में, तो दो और एक कितने हो जाएंगे, तीन। तीन अर्थात बहुवचन। बहुवचन में क्या बनेगा, एम आवा वयम, तो इनका वयम बन जाएगा। तो ये हमारा एक शेष हो गया। अब देखो यहाँ पर नहीं तो ये इन दोनों मिलाकर के एक पद नहीं हुआ, दोनों का एक शेष हुआ है। औरों में तो क्या हुआ तब तक है कि दोनों पदों से मिलकर के पद बन रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि दोनों का एक शेष हुआ है, एक शेष बचा दोनों में से, दोनों जुड़ करके है ना, और उनका एक शेष हुआ है। तो ये हमारे समास हुए है ना, इस तरह का द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इनके उदाहरणों की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।